नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए पर्यावरण पोर्शन की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे थे। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 6 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोशिका। कोर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पेड़ पौधे और जो जंतु हैं इसी में ही आपका भाग है कोशिका। उसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे। इससे पहले इसी टॉपिक पर बेस्ड हमने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन 25 प्रश्न आ चुके हैं वो देखे थे। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी हैं कोर्स में, जिसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आ नहीं आए हैं। उनको हमने स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस में भी जो है वो देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका की अगर बात करें तो किसी भी जीव की मौलिक और कार्यात्मक इकाई होती है जो कि एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है। इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। ये जीवधारी की संरचनात्मक और सूक्ष्मतम जो है वो इकाई होती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से इन्हीं लाइनों से आ सकता है कि कोशिका के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन जो है वो सही है। अब ऑप्शन में दे रखा हो कि इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है, ये जीवधारी की संरचनात्मक और सूक्ष्मतम इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए ये सभी इसके जो है वो गुण होते हैं। इसमें शरीर का निर्माण होता है जिसका अध्ययन कोशिका विज्ञान के तहत किया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं, या डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी जो है उसे कहते हैं। अगर बात करें इसकी खोज की तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है स्वनिर्मित जो सूक्ष्मदर्शी है उससे कोशिका की खोज जो है वो की थी। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। उसने सीसी की जो कारक होती है, डॉट होती है, उसकी परत में इसका अन्वेषण जो है वो किया। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसके समान संरचना जो है वो इसमें उसे दिखाई दी। किसको? रॉबर्ट हुक की बात हो रही है। जिन्हें जो है उसने कोशा नाम दिया, यानी कि सेल नाम दिया। ये निर्जीव जो कोशिका है वो जीन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक जो है उन्होंने 1674 ईस्वी में तालाब के पानी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आप क्या कहेंगे? ल्यूवेनहॉक ने। और कब की थी? तो 1774 ईस्वी में जो है वो की थी। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, वो भी ध्यान रखिएगा। तीसरा इनसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्लीडन और जो स्वान है, इन्होंने जो वैज्ञानिक है इन्होंने 1839 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो अगर कोशिका की खोज पूछी जाए तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्जीव कोशिका जो है किसने खोजी, तो लीवेनहॉक ने 1774 ईस्वी में। अगर आपसे कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो स्लीडन और स्वान ने। कब? तो आप कहेंगे 1839 में। अब कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात करते हैं। तो कोशिका से ऊतक, ऊतकों से अंग, अंगों से जो है वो अंग तंत्र और अंग तंत्रों से शरीर का निर्माण होता है। ये आपका पूरा जो है वो क्रम चलता है। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका ही है। और कई जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से आपका ऊतक बन रहा है, फिर ऊतकों से आपका अंग बन रहा है, फिर अंगों से आपका अंग तंत्र और अंग तंत्र से बाद में पूरा एक शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? कोशिका से हो रही है। जीव द्रव्य जो है इसका नामकरण जो है किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे आता है, पूछा जाता है। तो पुरकिंजे के द्वारा जो है वो किया गया। कब किया गया? 1839 ईस्वी में किया गया था जीव द्रव्य का नामकरण। आगे बात करते हैं। और आज गोवर्धन पूजा है, सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे ये पॉइंट की बात करें तो ये एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं होती हैं वो इसी के द्वारा होती हैं। हक्सले जो है उनके अनुसार जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, किन्होंने कहा था? हक्सले ने जो है वो कहा था। अब बात करते हैं जीव द्रव्य के भागों के बारे में। देखिए सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में जाना, फिर यहाँ से हम देख रहे हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य का नामकरण हमने देखा, फिर उसके बाद इसकी विशेषता देखी, फिर हक्सले के अकॉर्डिंग देखा। अब हम देख रहे हैं जीव द्रव्य जो है उसके भाग। तो जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है कोशिका द्रव्य, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो है वो रहता है। और दूसरा होता है आपका केंद्रक द्रव्य, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कोशिका में केंद्रक
के अंदर रहता है। तो बस ये दोनों चीजें पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जो आपका जीवद्रव्य होता है वो कितने भागों से मिलकर, यानी कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो किस परसेंटेज में होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो जीवद्रव्य की बात करें तो 99% भाग तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन जिसमें 76% होता है, कार्बन जिसमें 10.5% होता है, हाइड्रोजन जिसमें जो है वो 10% होता है, और नाइट्रोजन जिसमें जो है वो 2.5% होता है। तो ये सभी जीवद्रव्य जो है उसके अंतर्गत आप तत्व याद रख सकते हैं कौन कौन से विद्यमान होते हैं। अब ऑप्शन में यहाँ से ऐसे भी तो बन सकता है कि इनमें से कौन से नहीं है। ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और एक कोई और चौथा दे दिया, तो आप जो है वो पहचान सकें। और जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग ऐसा होता है जो कि जल से बना होता है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी जो है वो हो सकती हैं। कोशिकाओं की जो आकृति है, आकार है, उनके विशिष्ट कार्यों के हैं, कुछ अनुरूप होते हैं। कोशिकाएं अपना आकार भी बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय में आपका अमीबा हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं आगे, तो कुछ जीव में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। तो केवल आपका पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम्पल। और बात करें कोशिका की विशेषता में, तो प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो कि सभी सजीवों का गुण होता है। और कोशिकांग क्या होते हैं, तो प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक भी होते हैं जिनको कहते हैं हम कोशिकांग। और प्रत्येक कोशिकांग के एक विशिष्ट कार्य होता है या विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका निष्कासन या आदि, ये सभी कोशिकांग जो है उसके कार्य हो जाएंगे। ये जो कोशिकांग होते हैं उनके कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य जो है वो कर पाती है। ये कोशिकांग मिलकर क्या करते हैं, एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं कोशिका। अब दो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछी जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है, इसकी कोशिका सबसे बड़ी है। सबसे लंबी अलग है, सबसे बड़ी अलग है, लंबाई लेंथ है। तो लंबाई की जब बात होगी तो तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका की बात होगी शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे जो छोटी कोशिका है वो आपकी जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ये जो है वो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कोशिका के जो है वो प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है आपका यूकैरियोटिक। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे पहले बात करते हैं आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये कोशिकाएं जो होती हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में जो है वो पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती। ये सब इसके विशेषता है, जैसे केंद्रक नहीं है तो आपका ये डिफरेंस भी है। जैसे यहाँ पर तो आपकी थ्योरी आती नहीं है, बहुविकल्पीय आता है, तो डायरेक्ट हो सकता हो प्रश्न बहुविकल्पीय के आधार पर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है अधिकतर इन दोनों में डिफरेंस आता है। आगे कि अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणुओं और नील हरे जो शैवाल होते हैं उसमें ऐसी कोशिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो प्रोकैरियोटिक में ये दोनों नाम भी आप याद रख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। उसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी जो क्रोमेटिन है और इसके अलावा केंद्रिका जो है वो होते हैं, उसमें जो है आप देख रहे थे नहीं। तो ये आपको इस तरीके से डिफरेंस करके याद रखना है, तो डिफरेंस करके भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं जो कोशिका है उसकी संरचना के बारे में। उसके अंतर्गत अलग अलग अंग होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो कोशिका एक जटिल संरचनात्मक इकाई है जो अनेक अंग जो है उनसे मिलकर बनी होती है, इनको हम कहते हैं कोशिकांग। और
मुख्य कोशिकांग में सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति की, यानी कि सेल वॉल की। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति मात्र जो पादप कोशिकाएं होती है ना, उनकी विशेषता होती है, यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित ये दृढ़ तथा निर्जीव होती है और सेलुलोज की भी जो है वो बनी होती है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये कोशिका को एक निश्चित आकृति भी जो है वो प्रदान करती है। ये हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति के बारे में, यानी कि सेल वॉल के बारे में। और कोशिकांग में कोशिका झिल्ली की बात करें, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो कोशिका के सभी जो अवयव होते हैं ना, वो एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। ये जो झिल्ली होती है इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर जाने वाले जो पदार्थ हैं उनका निर्धारण करने का कार्य होता है कोशिका झिल्ली का। सबसे पहले हमने देखा कोशिका भित्ति, अब हमने देखा कोशिका झिल्ली, फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी, 1886 ईस्वी में की थी। और बेंडा जो है उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दिया था। तो नाम दिया था बेंडा ने, खोज की थी अल्टमैन ने, कब की थी, 1886 ईस्वी में। ये कोशिका का श्वसन स्थल है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कोशिका का श्वसन स्थल, और ऑप्शन में अलग अलग आपको दिए जा सकते हैं। कोशिका में इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसके भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो माना जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी बॉडी इंग्लिश में कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। नाम में ही गोल्जी है, उसी से नाम भी गोल्जी काय पड़ गया। कहाँ के थे ये कैमिलो गोल्जी, तो इटली के थे। ये सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। गोल्जी काय के बारे में बताया गया है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये जो पुटिकाएं होती हैं वो गंतव्य स्थान पर वो जो पदार्थ है उसको पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली जो पुटिकाएं हैं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार जो गाल्जी काय है उसको हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं कि यातायात या कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कि राइबोसोम पे निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बनाता है। तो ये हो गया हमारा गोल्जी काय के बारे में। अब बात करते हैं हम अगला, जो कि आपका है लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो इसकी खोज की थी डी डुवे ने, और ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है जो बाहरी पदार्थ होते हैं ना उसका भक्षण करना, पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। सोसाइड जो है वह कहते हैं, सुसाइड वेसिकल जो है वो भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। ये हो गया आपका लाइसोसोम के बारे में। फिर बात करते हैं अगला, छठा नंबर, केंद्रक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक जो द्रव है उसमें धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। ये जो है आपका बना किसका होता है, तो प्रोटीन और डीएनए का जो है वो बना होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे भाग के रूप में भी संगठित हो जाते हैं। ये जो धागे होते हैं ना इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम, यानी कि क्या कहते हैं, हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। जैसे कि मानव में अगर बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। जोड़े का मतलब है 23 टोटल, आप इसका जस्ट डबल कर लेंगे यानी कि 46 गुणसूत्र। चिंपैंजी में 24 जोड़े होते हैं, बंदर में 21 जोड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा
भाग जो है वो होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। किसमें? गुणसूत्र के अंतर्गत की बात की गई है। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन और कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। आप इसका अगर चित्र सर्च करेंगे गुणसूत्र का तो इस टाइप से आपको कुंडलित रूप दिखाई देगा। इस टाइप से आप देख लीजिएगा सर्च करके। प्रत्येक जो क्रोमोनिमेटा है वो एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है और इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमो क्रोमैटिडो जो है उसका बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये हो गया आपका केंद्रक के बारे में। ये हमारा है छठा पॉइंट है। अगला सातवां पॉइंट नहीं है, इसी के बारे में और है कि गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो लक्षण है उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। चूंकि ये जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हस्तांतरित यानी ट्रांसफर होते हैं, इसलिए गुणसूत्र को वंशागति का वाहक के नाम से भी जाना जाता है। क्रोमेटिन जो है उसके अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं, इसको हम कहते हैं केंद्रिका या कह सकते हैं न्यूक्लियस। इसमें इसमें जो है आपका राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण जो है वो होता है। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका है तारक काय, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी? बॉबेरी जो है उन्होंने की थी। कब की थी? 1888 ईस्वी में की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में जो है वो पाया जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तारक काय के अंदर एक या फिर दो कण जैसी रचना होती है जिसे हम सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं और समसूत्री विभाजन में ये जो है वो ध्रुव का निर्माण करता है। ये हो गया आपका तारक काय के बारे में। अगला है आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं। एक ओर से ये केंद्रक झिल्ली से, दूसरी ओर जो है कोशिका कला जो है उससे संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कड़िकाएं लगी रहती हैं जिनको हम राइबोसोम जो है वो कहते हैं। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मुख्य कार्य होता है वो सभी वसाओं और प्रोटीन जो है उनका संचरण करना, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण जो है वो करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका काम जो है इसका होता है। आपको इतनी जो सारी चीजें उसमें जो सबसे खास चीज लग रही है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रहा हूँ, उसी को आपको जो है वो याद रखना है और क्वेश्चन वहीं से आते हैं जैसे इसका मुख्य कार्य जो है उससे आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जीई जो पैलाडे हैं उन्होंने 1955 कोशिका में राइबोसोम जो है उसको देखा था। 1958 में जो रॉबर्ट हैं उन्होंने इसका नामकरण किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए जिसको हम कहते हैं नामक अम्ल व प्रोटीन की जो वो बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल होती है। इसीलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी जो है वो कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो किसे कहा जाता है। इसमें जंतु स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन जो विश्लेषण है वो जो है वो नहीं होता है। अगला देखते हैं आपका जो कि आपका है रसधानी रिक्तिका जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। तो ये कोशिका की निर्जीव रचना है जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में अनेक और बहुत छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में जो है ये स्थित होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका रसधानी रिक्तिका। तो जितने भी पॉइंट थे उसके भाग के अंतर्गत वो हमने देखे। अब इसके विभाजन की बात भी कर लेते हैं। तो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन जो है सबसे पहले 1855 ईस्वी में विरचाउ जो है उन्होंने देखा था। कोशिका का जो विभाजन है वो मुख्यतः तीन प्रकार से होता है और वो तीन प्रकार हैं। सबसे पहला है आसूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये तीन विभाजन के आधार होते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान भी लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आसूत्री विभाजन। तो ये जो विभाजन होता है वो अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, इन सभी में जो है वो होता है। तो ये आसूत्री विभाजन हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपका समसूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होता है इसको जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉल्थेर फ्लेमिंग। वॉल्थेर फ्लेमिंग जो है उन्होंने 1879 ईस्वी में जो है वो सबसे पहले देखा था। इन्होंने 1882 में ये जो प्रक्रिया थी इसको माइटोसिस नाम दिया था। तो 79 से 82 यानी वही 3 साल का गैप था जिसमें फिर बाद में इन्होंने माइटोसिस नाम दिया। ये जो विभाजन था वो कायिक कोशिका जो है सोमैटिक सेल जो है उसमें होता है। कायिक कोशिका क्या है? जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपकी कायिक कोशिकाएं जो है वो कहलाती हैं। तो आसूत्री विभाजन हो गया, समसूत्री हो गया, तीसरा हमारा जो है वो बच गया और तीसरा हमारा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो है जिसने इंग्लिश में पढ़ रखा है, इंग्लिश के नाम भी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फार्मर और मूरे 1905 में इन्होंने कोशिकाओं में अर्धसूत्री जो विभाजन है उसको जो है वो मियोसिस नाम दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वीजमैन जो है, वाइसमैन है, इंग्लिश का नाम देखिए यहाँ पर, वाइसमैन जो है उन्होंने की थी। लेकिन इसका सबसे पहले विस्तृत अध्ययन जो है वो स्ट्रॉस बर्गर जो है उन्होंने किया था 1888 ईस्वी में। ये विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में जो है वो होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं लास्ट इसी का ही टॉपिक, अर्धसूत्री जो विभाजन है उसके भी टाइप्स हैं। तो अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है वो 2 चरणों में पूरा होता है। इसके बाद ये हमारा जो है ये पॉइंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी अभी जो है वो पूछेंगे और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। प्रीवियस ईयर हमने सारे देख लिए, नए वाले क्वेश्चन हमारे रह गए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री जो प्रथम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो ये आपकी 4 जो है वो अवस्थाएं भी इसमें होती हैं। अगर इन चारों अवस्थाओं में से बात करें सबसे लंबी प्रावस्था तो आपकी प्रोफेज 1 वाली जो है वो होती है। तो पूरा कोशिका जो चैप्टर था क्विक रिवीजन के तौर पर हमने सारी चीजें आपको करा दी। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या फिर कार्बोहाइड्रेट। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे यूपी टेट में। तो आपको अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है और दोपहर के 3 बजे की भी कुछ रुकी है त्योहार के कारण। जल्द ही सभी जो समय है वो आपके फिर से कंटिन्यू जो है वो होंगे। तो आप मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।